गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इसमें जैसा आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, आज की इस क्लास में जो हम बात करने वाले हैं वो हम कीट विज्ञान के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी जो एग्रीकल्चर बायोलॉजी है उसका तीसरा चैप्टर है। इस चैप्टर की अगर हम बात करें, यहाँ टोटल आपके 10 कीट दिए हुए हैं और 10 कीटों से पहले कुछ सामान्य वर्गीकरण भी है जिनके बारे में आपको पढ़ना होता है। काफ़ी टिपिकल चैप्टर है, आप लोगों को बहुत हार्ड चैप्टर ये लगता है, इसलिए बहुत बार हमारे पास कमेंट भी आए हैं बच्चों के कि सर ये वाला चैप्टर लेकर के आओ, सरल तरीके में लेकर के आओ। तो बिल्कुल आज जो क्लास होने वाली है, इस क्लास में पूरा इजीली वे में बहुत आसान तरीके से आप लोग कीटों को पढ़ने वाले हो और इसी क्लास से आपका जो पूरा मैटर है एग्जाम के दृष्टिकोण से वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं अगर आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपको हमारी जितनी भी क्लासेज हैं सभी क्लासेज की पीडीएफ लेनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रखी है, आप लोग वहां से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और वहां से आप लोग जो भी आपको पीडीएफ चाहिए, जो भी मैटर आपको 12th से संबंधित चाहिए वो आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जैसा हमारे चैप्टर का नाम क्या है, फसलों एवं भंडारण के प्रमुख कीट, और इसमें सबसे पहली जो चीज हम पढ़ते हैं वो चीज है हमारी कीटों का सामान्य परिचय। कीटों के सामान्य परिचय में 2-3 पॉइंट जो महत्वपूर्ण हैं हमसे पूछे जाते हैं। जैसे मैं पहले पॉइंट पर अगर बात करूं, सबसे पहले पॉइंट पर हमें पूछा जाएगा कीट विज्ञान के बारे में। किसके बारे में पूछा जाएगा? कीट विज्ञान के बारे में। और कीट विज्ञान को हम क्या कहते हैं? कीट विज्ञान को जनरली हम कह देते हैं एंटमोलॉजी। क्या कहा जाता है इसको? इसको एंटमोलॉजी भी कहा जाता है, एंटमोलॉजी। तो आपसे प्रश्न ये आ सकता है कि एंटमोलॉजी से क्या तात्पर्य है या कीट विज्ञान से क्या तात्पर्य है। तो बिल्कुल सरल है, कीटों का अध्ययन यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, कीटों का अध्ययन करते हैं। कीटों का अध्ययन, वो कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? वो कहलाता है कीट विज्ञान या एंटमोलॉजी। आपसे 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा कि कीटों का अध्ययन कहलाता है, तो फिर कीटों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एंटमोलॉजी। कीट विज्ञान शब्द आपको बहुत ही मुश्किल से मिलेगा, कीट विज्ञान शब्द नहीं मिलेगा। क्या लिखा होगा एग्जाम में? एंटमोलॉजी लिखा होगा। तो कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटमोलॉजी कहलाता है। आगे अगर मैं कीटों की बात करूं तो कीट किस संघ के अंतर्गत आते हैं, कुछ सामान्य परिचय की बात करूं तो जितने भी कीट हैं वो किस संघ के अंतर्गत आते हैं? सारे के सारे कीट आर्थ्रोपोडा किस वर्ग में आते हैं? आर्थ्रोपोडा वर्ग में आते हैं। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के अंदर भी इनका जो वर्ग होता है वो कौन सा होता है? वो होता है मोलस्का। कौन सा होता है? मोलस्का। आर्थ्रोपोडा संघ के इंसेक्टा वर्ग में आते हैं। आर्थ्रोपोडा के इंसेक्टा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले आपको अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये 3 क्वेश्चन पुटअप होंगे। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंटमोलॉजी। कीट किस संघ के प्राणी हैं? तो आर्थ्रोपोडा। कीट किस वर्ग में आते हैं? तो इंसेक्टा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इंसेक्ट, इसीलिए इनका वर्ग कौन सा हो गया? इंसेक्टा वर्ग हो गया। आगे अगर मैं बात करूं, इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट शुरू होता है उसमें हमें पूछी जाती है कीटों की सामान्य विशेषताएं। क्या पूछा जाता है? कीटों की सामान्य विशेषता। आपसे जनरली प्रश्न पूछ लेगा कीटों के सामान्य लक्षण क्या क्या होते हैं, कीटों के सामान्य लक्षण लिखिए। अगर मैं कीटों की सामान्य विशेषताओं की बात करूं तो कुछ विशेषताएं होती हैं जिनसे आपको 1-1 नंबर के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं और बड़ा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। जनरली अगर हम बात करें सामान्य विशेषताएं कौन कौन सी होंगी, सबसे पहले तो मैं अगर बात करूं कीटों का शरीर। कीटों का शरीर कैसा होता है? एक तो कीटों का शरीर होता है बेलनाकार। जितने भी कीट हैं सभी कीटों का शरीर कैसा होता है? बेलनाकार होता है। दूसरी में अगर बात करूं, सभी कीटों का शरीर 3 भागों में विभाजित होता है। कितने भागों में विभाजित होगा? 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन से होंगे? सिर, वक्ष और उदर। तीसरी में अगर बात करूं, कीटों का शरीर है वो कितने खंडों में बटा हुआ होता है? 20 खंडों में बटा हुआ होता है। कीटों का शरीर 20 खंडों में बटा हुआ होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, कीटों के शरीर पर क्या पाया जाता है? काइटिन का आवरण पाया जाता है। कीटों के शरीर पर क्या होता है? काइटिन का आवरण होता है।
आपसे जनरली प्रश्न पूछा जाता है कीटों के शरीर पर किसका आवरण पाया जाता है, तो किसका आवरण होगा, काइटिन का आवरण होगा। नेक्स्ट में और भी बात करूं विशेषताएं, बहुत सारी विशेषताएं आती हैं। जितने भी कीट होते हैं सारे कीट कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं। कीट कैसे होते हैं, एक लिंगी। एक लिंगी होने का मतलब क्या है, एक लिंगी का मतलब है कीटों में नर अलग होता है, मादा अलग होती है। बाकी अगर मैं बात करूं जो भी कीट है, कीटों में जो श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है, श्वसन नलिकाओं के द्वारा होता है। कीटों में श्वसन किसके द्वारा होगा, तो कीटों में श्वसन श्वसन नलिकाओं के द्वारा होता है। उसके बाद में अगर बात करूं कीटों में उत्सर्जन, उत्सर्जन अगर स्टूडेंट्स हम उत्सर्जन की बात कर रहे हैं तो किसके द्वारा होगा, ये मेलपीघी नलिकाओं के द्वारा होता है। कीटों में उत्सर्जन किसके द्वारा होगा, मेलपीघी नलिकाओं के द्वारा होता है। नेक्स्ट मान लो मैं अगर बात करूं कीटों में ही जर्नली, कीटों में पूर्ण व अपूर्ण दोनों क्या पाए जाते हैं, कायांतरण पाए जाते हैं। पूर्ण व अपूर्ण कायांतरण पाया जाता है। ये आपकी क्या हो गई, सामान्य विशेषताएं हो गई। आप लोगों से एक प्रश्न तो ऐसे पूछा जाएगा कि कीटों के सामान्य लक्षण लिखिए, कीटों की सामान्य विशेषता लिखिए, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कीटों का शरीर बेलनाकार होता है, कीटों का शरीर 3 भागों में बटा हुआ होता है, कीटों का शरीर 20 खंडों में बटा हुआ होता है, कीटों के शरीर पर काइटिन का आवरण पाया जाता है, कीट एकलिंगी होते हैं अर्थात इनमें नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं, कीटों में श्वसन श्वसन नलिकाओं के द्वारा होता है, कीटों में उत्सर्जन मेलपीघी नलिकाओं के द्वारा होता है, कीटों में पूर्ण व अपूर्ण कायांतरण पाया जाता है। एक क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ लेगा कि कीटों का शरीर कितने भागों में विभाजित होता है, तो आपको पता है 3 भागों में विभाजित होगा। 3 भाग कौन कौन से होंगे, एक भाग तो होगा सिर, एक भाग होगा वक्ष और एक भाग क्या होगा, उदर। कीटों का शरीर 3 भागों में बटा होगा, कौन कौन से, सिर वक्ष और उदर। आपसे पूछ लेगा कीटों के शरीर में कितने खंड होते हैं, तो 20 खंड होते हैं। कितने खंड होंगे, 20 खंड होंगे। अगर मैं 20 खंडों की बात करूं तो सिर है, सिर कितने खंडों से बना होता है, 3 खंडों से। वक्ष कितने खंडों से बनी होती है, ये आपकी 9 खंडों से बनी होती है। उदर कितने खंडों से बना होता है, 11 खंडों से बना होता है। सभी कीटों का सिर 3 खंडों से बना होगा, वक्ष 9 खंडों से बना होगा, उदर 11 खंडों से बना हुआ होता है। अगर मैं यहाँ इंपोर्टेंट बात करूं, एक मोइला कीट जो आता है, ध्यान रखना, मोइला कीट है, मोइला कीट का जो उदर है वो 9 खंडों का बना हुआ होता है। मोइला कीट के उदर में 9 खंड होते हैं, वक्ष में 11 खंड होते हैं, बाकी सभी में सेम है। लेकिन अगर मैं मोइला कीट की बात करूं तो मोइला कीट के उदर में 9 खंड होंगे, बाकी सभी के कीट में 11 खंड होते हैं। ठीक है, आपसे अलग से प्रश्न पूछ लेता है कीटों का श्वसन अंग क्या होता है, तो कीटों का श्वसन अंग श्वसन नलिकाएं होती हैं। कीटों में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, तो मेलपीघी नलिकाओं के द्वारा होता है। कीट में कौन सा कायांतरण, पूर्ण और अपूर्ण कायांतरण पाया जाता है। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से क्लियर हो गए 2 पॉइंट आपके, एक कीट विज्ञान का सामान्य परिचय, कीटों का सामान्य परिचय, दूसरा कीटों की सामान्य विशेषताएं। नेक्स्ट जो इस चैप्टर में हमारा पॉइंट आता है वो पॉइंट है हमारा कीटों का वर्गीकरण, तो उसको भी देख लेते हैं पहले, उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हमारा शुरू होगा। अब हमारा पॉइंट क्या है, अब हमारा पॉइंट है कीटों का वर्गीकरण। कीटों का वर्गीकरण, मैं आपको एक इंपोर्टेंट चीज बता दूं, कीटों के वर्गीकरण से आप लोगों को छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी मैं कहूं तो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं केवल। कीटों के वर्गीकरण से आपको क्या आएगा, केवल एग्जाम्पल आएंगे। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कीटों को कितने आधारों पर बांटा गया, 3 आधारों पर बांटा गया है। सबसे पहले आधार की बात करूं तो क्या है, आर्थिक महत्व के आधार पर। एक तो हम कीटों को किसके आधार पर बांटते हैं, आर्थिक महत्व के आधार पर। और आर्थिक महत्व के आधार पर जो कीट हैं वो कितने प्रकार के हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे कीट होंगे जो लाभदायक होंगे, लाभदायक, और एक ऐसे कीट होंगे जो क्या होंगे, हानिकारक होंगे। यानी मैं कह सकता हूं आर्थिक महत्व के आधार पर कीट 2 प्रकार के होते हैं, एक लाभदायक और एक हानिकारक। आप लोगों से केवल एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, डायरेक्टली पूछेगा लाभदायक कीट कौन सा है, हानिकारक कीट कौन सा है। अगर मैं लाभदायक कीटों की बात करूं जैसे मधुमक्खी है, मधुमक्खी है, जैसे मैं बात करूं रेशम कीट है, रेशम कीट है, जैसे मैं बात करूं लाख का कीट है, लाख, ये कैसे होते हैं, लाभदायक होते हैं।
वहीं अगर मैं हानिकारक की बात करूं तो कौन सा आएगा, जितने भी अन्य कीट हैं, जैसे मान लो मैं बात करूं दीमक, कैसा कीट है, हानिकारक कीट है। जैसे मान लो मैं बात करूं सफेद लट, कैसा कीट है, हानिकारक कीट। और इसके अलावा जितने भी कीट होंगे जो फसलों में लगते हैं वो कैसे होते हैं, हानिकारक होते हैं। आपसे प्रश्न केवल एग्जाम्पल से आएगा, हानिकारक कीट है, लाभदायक कीट है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। दूसरी में अगर बात करूं, दूसरा जो हमारा पॉइंट आता है, दूसरा है ऋतुओं के आधार पर। पहला वर्गीकरण क्या हो गया, आर्थिक महत्व के आधार पर, दूसरा ऋतुओं के आधार पर। अगर स्टूडेंट्स में ऋतुओं के आधार पर बात करूं तो इस आधार पर कीट कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होंगे। एक तो कौन से होंगे, जनरली में अगर बात करूं रबी फसलों के कीट, कैसे होंगे, रबी फसलों के कीट। दूसरी में अगर बात करूं कौन से होंगे, खरीफ फसलों के कीट। आप लोगों से केवल एग्जाम्पल यहां से पूछा जाएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा, निम्न में से रबी फसलों में लगने वाला कीट कौन सा है, निम्न में से खरीफ फसलों में लगने वाला कीट कौन सा है। अगर मैं मान लो बात कर रहा हूं रबी फसलों में लगने वाले कीट की, तो रबी फसलों में कौन कौन से कीट लगते हैं, जैसे मैं बात करूं तनाछेदक, क्या है, तनाछेदक है। जैसे मैं बात करूं मोइला है, तनाछेदक है, मोइला है। ये किस में लगते हैं, रबी फसलों में लगते हैं। ऐसे ही अगर मैं खरीफ फसलों की बात करूं, जैसे कातरा है, कातरा खरीफ फसलों में लगता है। जैसे टिड्डा है, टिड्डा खरीफ फसलों में लगता है। जैसे सफेद लट है, ये भी कहाँ लगती है, खरीफ फसलों में लगती है। तो ये किसके आधार पर हो गया, ये हो गया आपका ऋतुओं के आधार पर। इसके अलावा जो हमारा तीसरा वर्गीकरण आता है, तीसरा वर्गीकरण किसके आधार पर है, तीसरा वर्गीकरण है अपना फसलों के आधार पर। किसके आधार पर, फसलों के आधार पर। अब ये वर्गीकरण भी काफी इंपोर्टेंट है, यहां से भी हमें केवल क्या आते हैं, एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। जैसे मैं फसलों के आधार पर अगर कीटों के वर्गीकरण की बात करूं तो कौन कौन से कीट हैं, जनरली अगर हम बात करें, चलो सबसे पहले अगर हम करें, मान लो खाद्यान्न फसलों के कीट। अब खाद्यान्न फसलों के कीट क्या होंगे, खाद्यान्न फसलों के कीट कैसे होंगे, ऐसे कीट जो खाद्यान्न फसलों में लगते हैं, यानी मैं कह सकता हूं खाद्यान्न फसलों के कीट। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें तो कौन कौन से होंगे, जैसे तनाछेदक कहां लगता है, खाद्यान्न फसलों में लगता है, तनाछेदक। ऐसे ही मैं और भी अगर कीट की बात करूं, जैसे गंधी बग धान में लगता है, तो किसमें लगता है, खाद्यान्न फसलों में, तनाछेदक है, गंधी बग है। दूसरी में अगर बात करूं खाद्यान्न के अलावा दलहनी फसलों के कीट। अब दलहनी फसलों में फली आती हैं, दलहनी फसलों के कीट। दलहनी फसलों में क्या आती है, फली, तो यहां कौन सा आएगा, यहां आता है आपका फली छेदक। क्या आता है, फली छेदक। एक यहां आता है सेमी लूपर, सेमी लूपर। नेक्स्ट मान लो अगर मैं तीसरे पॉइंट पर बात करूं तो कौन सा है, तिलहनी फसलों के कीट। दलहनी फसलों के कीट हो गए। इसके अलावा अगर हम बात करें तिलहनी फसलों के कीट, जैसे कौन कौन से कीट आएंगे यहां, जैसे मैं अगर बात करूं मोइला है, मोइला है, आरा मक्खी है, मोइला हो गया और आरा मक्खी हो गई। ये कैसे हो गए, तिलहनी फसलों के हो गए। इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो जैसे मान लो फलों के कीट, किसके, फलों के कीट। अगर मैं फलों के कीट की बात करूं, जैसे फल मक्खी है, फल मक्खी। एक हम क्या पढ़ते हैं, तितली पढ़ते हैं, तितली। ये किसके कीट है, फलों के कीट हैं। ऐसे ही नेक्स्ट में अगर बात करूं सब्जियों के कीट भी आते हैं। सब्जियों के कीट कौन कौन से होते हैं, जैसे एफिड है, हरा तेला है, ये सब्जियों के कीट हैं। एक हमारा यहाँ 5वां पॉइंट जरूर आता है जिसको हम बोलते हैं भंडारण के कीट, जो हमसे पूछे जाते हैं, भंडारण के कीट। और भंडारण के कीट कौन से हैं, जैसे मैं अगर सबसे मोस्टली बात करूं तो कौन सा है, खपरा बीटल। भंडारण में हानि पहुंचाने वाला कीट कौन सा है, खपरा बीटल है, घुन है, घुन है, सुरसाली है, सुरसाली। खपरा बीटल, घुन और सुरसाली, ये कैसे हो गए, ये आपके भंडारण के कीट हो गए। तो ये आपका क्या हो गया, कीटों का वर्गीकरण हो गया। जनरली प्रश्न कैसे आता है आपको तो मैंने बता दिया, केवल एग्जाम्पल आपको पूछा जाएगा।
वो पूछ लेगा तिलहनी फसलों में लगने वाले कीट कौन कौन से हैं, तिलहनी फसलों में लगने वाले कीटों के नाम लिखिए। वो पूछ लेगा निम्न में से खाद्यान्न फसलों का कीट कौन सा है, तो जो खाने के अनाज होते हैं उनमें जो कीट लगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, खाद्यान्न फसलों के। वो पूछ लेगा फलों को हानि पहुंचाने वाला कीट कौन सा है, तो ये फलमक्खी और तितली फलों में लगने वाले कीट है। ये क्या हो गया, आपका वर्गीकरण हो गया कंप्लीट। अब हम मेन पॉइंट पर चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट अगला पॉइंट आता है, सबसे ज्यादा समस्या हमें यहां से आगे आती है, लेकिन आपको नहीं आएगी क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो, ध्यान रखना। चलिए अब थोड़ा सा नेक्स्ट चले हम अगले पॉइंट पर, जहां हमारा सबसे मोस्ट पॉइंट हम शुरू करने वाले हैं। चलो एक चीज आपको क्या पूछी जाती है, चलिए आपको मेनली मैं आपको बताऊं कितनी चीजें आपसे पूछी जाएंगी एग्जाम में कीटों के बारे में। कीटों के बारे में आपको 4-5 चीजें पूछी जाती हैं। सबसे पहले क्या पूछा जाता है, कीटों का लक्षण। दूसरा क्या पूछे जाते हैं, कीटों के पोषक पौधे, कीटों के पोषक पौधे। तीसरे क्या आते हैं, तीसरा आता है कीटों का क्षति एवं महत्व, क्षति एवं महत्व। चौथा क्या आता है, जीवन चक्र, जीवन चक्र। और पांचवा क्या आता है, नियंत्रण। ये 5 पॉइंट आते हैं। हमारी किताब में कितने कीट हैं, हमारी किताब में 10 कीट हैं। 10 कीटों में 5-5 पॉइंट हमें पूछे जाएंगे, तो टोटल कितने पॉइंट हो गए, 50 पॉइंट। 50 पॉइंट अगर आप अलग अलग पढ़ोगे तो आपको जिंदगी में कभी भी याद नहीं होंगे, और ये इतने टिपिकल पॉइंट है कि आप याद कर ही नहीं सकते। लेकिन हमारे पास तरीका है कैसे हम याद करेंगे, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूं, हम किसी भी कीट का लक्षण कैसे लिखते हैं। हमें किसी भी कीट का क्या पूछा जाए, कोई सा भी कीट हो, अगर हमें किसी भी कीट का लक्षण पूछा जा रहा है तो हम लक्षण कैसे लिखेंगे। पहली लाइन हम उसमें लिखेंगे कि यह सर्वभक्षी कीट है। पहली लाइन हम क्या लिखेंगे, पहली लाइन लिखेंगे हम यह सर्वभक्षी कीट है। जितने भी कीट आपकी किताब में दिए हुए हैं सारे कीट कैसे हैं, सर्वभक्षी हैं, केवल एक कीट को छोड़कर। बेर की जो फल मक्खी है, अगर मैं फल मक्खी की बात करूं तो जो फल मक्खी कीट है वो एकल बच्ची है, बाकी सभी कैसे हैं, सर्वभक्षी। सर्वभक्षी का मतलब है सब कुछ खा जाते हैं, ठीक है। दूसरी लाइन क्या होगी, दूसरी लाइन होगी हमारी, इसका शरीर बेलनाकार होता है, इसका शरीर बेलनाकार होता है। कोई भी कीट आपको पूछा जाए, सारे कीटों में 2 विशेषता आपको कॉमन लिखनी है। दोनों विशेषता कौन सी, पहली विशेषता यह सर्वभक्षी कीट है, दूसरी विशेषता इसका शरीर बेलनाकार होता है। तीसरी विशेषता क्या लिखोगे, तीसरी विशेषता आप लिखोगे कीट का रंग, और चौथी विशेषता क्या लिखोगे, कीट की लंबाई। या आपके कीट की विशेषता क्या हो गई, कंप्लीट। कीट के लक्षण क्या हो जाएंगे, कंप्लीट। अब रंग कैसे लिखोगे, तो रंग के लिए मैंने यहाँ पर चार्ट बनाया हुआ है। जैसे मान लो मैं अगर बात करूं कि हम सफेद रट की विशेषता लिख रहे हैं, तो सफेद रट का रंग कैसा होता है, सफेद रट का रंग होता है सफेद और काला, तो हम लिखेंगे इसका रंग कैसा होता है, सफेद और काला होता है। फिर लंबाई कितनी होगी सफेद रट की, लंबाई लिख देंगे, इसकी लंबाई 18 mm होती है। 2 लक्षण सभी में कॉमन होंगे, ये जो 2 पॉइंट हैं ये सभी में कॉमन होंगे, कोई सा भी कीट आपको पूछा जाए। बाकी यहां आपको चेंज करना है बस। लंबाई आपको पता है मैंने लिख रखी है सभी कीटों की, ये लंबाई आप लोग यहां लिख सकते हो। लंबाई अगर आपको नहीं पता है तो रंग आपको पता होगा, रंग आप लिख सकते हो। अगर मान लो ये दोनों पॉइंट भी आपको नहीं पता है, फिर आप क्या करोगे, हालांकि इतना तो आपको याद करना है, ये दोनों पॉइंट इनमें से कोई सा भी पॉइंट या रख दो। अगर ये दोनों पॉइंट आपको नहीं पता है तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे इस कीट का शरीर 3 भागों में विभाजित होता है, शरीर 3 भागों में विभाजित होता है, शरीर पर 20 खंड पाए जाते हैं, शरीर पर 20 खंड पाए जाते हैं। ये वाली जो कॉमन विशेषता हमने पढ़ी थी सबसे पहले, उन विशेषताओं में से आप कोई भी विशेषता लिख सकते हो, अगर आप इन दोनों को लिखने में क्या हो, असमर्थ हो। अगर इन दोनों को लिख पाओ तो अच्छी बात है, वैसे मैंने चार्ट बना के देख दिया है, इतना तो आप लोग याद कर सकते हो। किसी भी कीट की आपको विशेषता लिखनी हो बहुत आसान है, 2 लाइन सभी में कॉमन हो गई, इसके बाद रंग और लंबाई याद कर लो आप। वैसे मैं आपको एक इंपोर्टेंट चीज बता दूं, जितने भी कीट हैं ज्यादातर कीटों का रंग कैसा होता है, भूरा होता है। देख लेना यहाँ पर ज्यादातर कीट कैसे होंगे, भूरे रंग के होंगे। और जैसे सफेद रट का कीट नाम से ही स्पष्ट है, इसका रंग सफेद होता है। फलमक्खी आपको पता है कैसी होती है, ये भी सफेद और भूरी और पीली होती है। तितली आपको पता है नीली होती है। दीमक आपको पता है सफेद होती है।
टिड्डा आपने देखा ही होगा पीले रंग का होता है, दूसरा हरे रंग का या पीले रंग का भी होता है, टिड्डा पीला भी होता है, तो आपको रंग पता है। लंबाई आपको थोड़ी सी याद करनी है, वैसे एक बार याद कर लोगे तो कभी भूलोगे नहीं। ये चार्ट आपको दे रखा है, बड़ी आसानी से आप लोग लक्षण लिख सकते हो, ठीक है। लक्षण के बाद दूसरा पॉइंट हमारा क्या था, पोषक पौधे। अब ध्यान देना, किसी भी कीट में हम पोषक पौधे कैसे लिखेंगे। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है पोषक पौधे। अब पोषक पौधे क्या होते हैं, पोषक पौधे वे पौधे होते हैं जिन पौधों पर किसी कीट का प्रकोप होता है। वह कीट जिन पौधों को हानि पहुंचाता है वो पौधे क्या कहलाते हैं, पोषक पौधे कहलाते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, पोषक पौधे आप रबी और खरीफ के आधार पर बांट लो कीट को, आपको पता चल जाएगा कि इसकी पोषक पौधे क्या है। जैसे मान लो मैं अगर बात करूं, चलो हम इधर ही ले लेते हैं, हमारे पास 10 कीट हैं। एक तो हमारे पास कौन सा है, मान लो कातरा है, दूसरा हमारे पास कौन सा है, सफेद लट है, सफेद लट, तीसरा हमारे पास कौन सा है, टिड्डा है, चौथा हमारे पास कौन सा है, फली छेदक है, पांचवा हमारे पास कौन सा है, तना छेदक है, तना छेदक। उसके बाद में अगर बात करूं तो कौन सा है, मोइला, मोइला के बाद कौन सा है, दीमक, दीमक के बाद कौन सा है, खपरा बीटल, खपरा बीटल, और खपरा बीटल के बाद नोमा कौन सा है, तो ये है हमारा फल मक्खी, और फल मक्खी के बाद में कौन सा है, 10वां तितली। अब हमें क्या निकालना है, इनके पोषक पौधे हम पढ़ रहे हैं कि इनके पोषक पौधे क्या क्या होते हैं। जिस फसल में हानि पहुंचाएगा वो फसल क्या होगी, इसके पोषक पौधे होंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में अब आपको यहाँ डायरेक्टली बताऊं, कातरा, सफेदलट और टिड्डा तीनों किसके होते हैं, खरीफ फसलों के होते हैं। तीनों किसके होंगे, खरीफ फसलों के होंगे। अब खरीफ फसलें कौन कौन सी हैं, आप लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, मूंग है, उड़द है। ये किसके हैं, कातरा, सफेदलट और टिड्डा, ये खरीफ फसलों के कीट है। जैसे बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, मूंगफली है, मिर्च है, ये सारे खरीफ फसलों में लगते हैं। तीनों का हो गया। फली छेदक, नाम से स्पष्ट है, फली छेदक, फलियां किस में आती हैं, दलहनों में आती हैं, तो ये किस में लगते हैं, ये दालों में लगते हैं। दालों में, दाल कौन कौन सी, जैसे मूंग है, मसूर है, उड़द है, मूंग, मसूर, उड़द, और भी कई नाम हो सकते हैं दालों में। तो ये कहाँ हानि पहुंचाते हैं, दालों में हानि पहुंचाते हैं। तना छेदक ये खाद्यान्न फसलों में हानि पहुंचाता है। ये किस में लगता है, ये खाद्यान्न फसलों में लगता है, जैसे गेहूं है, जैसे गेहूं है, जैसे बात करूं धान है, जैसे बात करूं बाजरा है, मक्का है, ये कहाँ हानि पहुंचाएगा, तना छेदक खाद्यान्न फसलों में हानि पहुंचाता है। मोइला की अगर मैं बात करूं, मोइला कहाँ लगता है, सरसों और मेथी में। कहाँ लगता है, सरसों व मेथी में लगता है, तो सरसों और मेथी का हानिकारक कीट है। अगर मैं दीमक की बात करूं तो ये खाद्यान्न फसलों को हानि पहुंचाती है सबसे ज्यादा, खाद्यान्न, या मैं कहूं अनाजों को हानि पहुंचाती है। खाद्यान्न फसल या अनाज वाली फसल कौन कौन सी, जैसे गेहूं है, धान है, मक्का है, ज्वार है, उनमें लगती है दीमक। आगे खपरा बीटल किस में लगता है, तो ये भंडारण में हानि पहुंचाता है। किस में हानि पहुंचाता है, भंडारण में। तो ये कहाँ लगता है, ये अनाजों में लगता है। कहाँ लगेगा, ये अनाजों में। भंडारण में हानि पहुंचाता है तो सभी अनाजों में लगेगा। जैसे अनाज कौन कौन से, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, दालों में भी लग जाता है, ये अनाजों में लगता है। आगे फल मक्खी आपको पता है किसकी, बेर की, तो ये बेर और आम में लगती है, बेर और आम में हानि पहुंचाती है। आगे अगर मैं बात करूं तितली किस में लगती है, अनार में, अनार की तितली, तो किसको हानि पहुंचाएगी, ये अनार। दूसरी अगर मैं बात करूं, दूसरा क्या होगा, नींबू। तीसरी अगर मैं बात करूं तो अमरूद। ये किस में हानि पहुंचाती है, अनार, नींबू और अमरूद में हानि पहुंचाती है। अब आपको किसी भी कीट का पोषक पौधा पूछा जाए, बड़ी आसानी से आप लोग जवाब दे दोगे। आपसे मान लो पूछेगा कि टिड्डे के पोषक पौधे कौन कौन से हैं, तो आप लिख दोगे खरीफ, यह कीट खरीफ की फसलों में हानि पहुंचाता है, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, मिर्च आदि। आपको पूछा दीमक के पोषक पौधे कौन कौन से हैं, तो आप लिख दोगे कि यह फसल खाद्यान्न फसलों अथवा अनाजों में हानि पहुंचाती है। जैसे अगर मैं बात करूं तो जैसे गेहूं है, जैसे धान है, जैसे जौ है, इनमें हानि पहुंचाती है। किसी भी कीट का पोषक पौधा आपसे पूछा जाए, आप लोग बड़ी आसानी से जवाब दे सकते हो। तो दूसरा पॉइंट भी अपना क्लियर हो गया, पोषक पौधे। अब जनरली हम बात करें तीसरे पॉइंट पर, किस पर, तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, तीसरा पॉइंट है हमारा क्षति एवं महत्व, क्षति एवं
महत्व। अब किसी भी कीट का क्षति और महत्व हम कैसे लिखते हैं? तो क्षति और महत्व में पहली लाइन तो क्या होती है? पहली लाइन होती है कीट किसमें हानि पहुंचाता है। पहली लाइन में तो क्या लिखो? पोषक पौधे लिखो। क्या लिखेंगे हम? पोषक पौधे। दूसरी लाइन में क्या लिखेंगे? उस कीट की हानिकारक अवस्था। किसी भी कीट की क्या लिखेंगे? हानिकारक अवस्था लिखेंगे। हानिकारक अवस्था। अब आपको पोषक पौधे तो पता चल गए, लेकिन हानिकारक अवस्था पता नहीं है, तो हानिकारक अवस्था कैसे लिखेंगे? देखो मैं आपको बता दूं, 3 कीट। एक तो कौन सा कीट है आपका? एक तो कीट है आपका टिड्डा, एक कीट है आपका मोइला, टिड्डा, मोइला, और एक कौन सा है आपका? दीमक। टिड्डा, मोइला और दीमक, इन तीनों कीटों की हानिकारक अवस्था क्या होगी? शिशु एवं वयस्क। क्या होगी? शिशु एवं वयस्क। इसके अलावा जो हमारे अन्य सभी कीट हैं, अन्य सभी कीटों की हानिकारक अवस्था क्या होती है? सुंडी या लट, या इसी को हम बोल देते हैं लार्वा, और बेर में इसी को बोला जाता है मेगट। बेर में इसको क्या बोला जाता है? मेगट बोला जाता है। बाकी सुंडी, लार्वा, लट एक ही अवस्था के नाम है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए क्षति और महत्व तो हानिकारक अवस्था क्या होगी? टिड्डा, मोइला और दीमक में तो कौन सी अवस्था होती है? शिशु एवं वयस्क अवस्था होती है। बाकी सभी कीटों की हानिकारक अवस्था कौन सी है? सुंडी, लट या लार्वा अवस्था है। इसके बाद में जो क्या हानि पहुंचाता है, हानि क्या होती है वो लिख दो। जैसे मैं अगर बात करूं सफेद लट की, तो सफेद लट क्या करता है? सफेद लट भूमिगत होता है, तो जड़ों को खा करके नष्ट कर देता है। बाकी सफेद लट, दीमक और कातरा, ये सफेद लट हो गया, दीमक हो गया, कातरा हो गया। इन ज्यादातर कीटों के अलावा जितने भी कीट हैं वो पादप के रस को चूस करके क्या कर देते हैं? पादप को नष्ट कर देते हैं। फलमक्खी क्या करेगी? फलों को खा करके नष्ट कर देती है। फलमक्खी फलों को खा करके नष्ट कर देती है। अनार की तितली अनार के फल में घुस जाती है और फल को नष्ट कर देती है। ऐसे ही आपको पता है सारे कीट क्या हानि पहुंचाते हैं, तो वो आप लिख दोगे। जैसे मान लो हमें एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब हमने एग्जाम्पल क्या ले लिया कि मान लो हम क्या लिख रहे हैं, हमें आ गया एग्जाम में किसी भी कीट का, मान लो हमने चुनाव कर लिया, हमें आ गया तनाछेदक, कि तनाछेदक कीट की हानिकारक क्षति एवं महत्व लिखिए। प्रश्न क्या पूछा गया हमें एग्जाम में? तनाछेदक कीट का क्षति एवं महत्व लिखिए। हमें तो कुछ भी नहीं पता है तनाछेदक के बारे में, तो लिखेंगे कैसे? पहले तो हम लिखेंगे तनाछेदक के पोषक पौधे। तो हम क्या लिखेंगे? यह कीट खाद्यान्न फसलों में हानि पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है। जैसे अब नाम लिख दो। जैसे जैसे में कौन सा लिखेंगे? जैसे में लिख दे गेहूं, जौ व धान। यह कीट खाद्यान्न फसलों में हानि पहुंचाता है, जैसे गेहूं, जौ और धान। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया? हानिकारक अवस्था। अब मैंने क्या बताया आपको? 3 कीट बताए, टिड्डा, मोइला और दीमक। उनके अलावा सभी कीटों की हानिकारक अवस्था क्या होगी? सुंडी या लट। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा इस कीट की हानिकारक अवस्था, हानिकारक अवस्था सुंडी या लट होती है, सुंडी या लट होती है। इस कीट की हानिकारक अवस्था सुंडी या लट होती है। फिर कौन सा कीट है? तनाछेदक। करता क्या है? ये तने पर रहता है और पादप के जो वानस्पतिक भाग होते हैं उनसे रस चूसता है, उनको नष्ट कर देता है। तो मैं लिख दूंगा कि यह कीट पादप के तने पर रहता है और पादप के विभिन्न भागों से रस चूस करके पादप को कमजोर बना देता है, जिससे पौधे सूख करके नष्ट हो जाते हैं। ये क्या हो गया? क्षति और महत्व हो गया। किसी भी कीट का आपसे क्षति और महत्व पूछा जाए, आप इस आधार पर लिख दोगे। पहले पॉइंट में उसके क्या लिखोगे? तो पहले पॉइंट में आपको लिखना होगा उसके पोषक पौधे, फिर क्या लिखोगे? उसकी हानिकारक अवस्था, फिर तीसरे पॉइंट पर क्या लिखोगे? वो कैसे हानि पहुंचाता है। जैसे सफेद लट क्या करता है? जड़ों को खाता है। सफेद लट क्या करेगा? जड़ों को खाएगा। दीमक क्या करती है? जड़ों को नष्ट करती है। ऐसे ही मैं अगर बात करूं, फलमक्खी क्या करता है? फल को अंदर घुस जाता है, फल को अंदर से खोखला कर देगा, फल को सड़ा देगा और फल में से बदबू आने लगेगी। तो ये सारे पॉइंट आप लोग लिख सकते हो। यानी अब आपके 2 पॉइंट क्लियर हो गए, पोषक पौधे, क्षति एवं महत्व। ठीक है, नेक्स्ट हमारा तीसरा पॉइंट क्या है?
आगे देख लेते हैं। अब हमारा तीसरा जो पॉइंट आता है, 3 पॉइंट हो गए हमारे, लक्षण हो गया, पोषक पौधे हो गए, क्षति और महत्व हो गए। अब चौथा पॉइंट है, और चौथा पॉइंट क्या है, जीवन चक्र। कोई भी कीट आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, हर कीट में आपको जीवन चक्र अवश्य पूछाएगा, 100% आपको हर कीट में जीवन चक्र पूछा जाएगा। और जीवन चक्र लिखने में ही हमारी पसीने निकल जाते हैं, लेकिन बहुत सरल है, ध्यान रखना कैसे लिखना है हमें। चलो मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, जीवन चक्र कैसे आसान रहेगा। अब मान लो हमें किसी भी कीट का जीवन चक्र लिखना है, तो सबसे पहले हमें नहीं पता हम किस कीट का लिख रहे हैं, किसी भी कीट में आपको पूछे जाए, पहले आपको क्या लिखना है, जाते ही किसी भी कीट में, किसी भी कीट का आपको क्या पूछा जा रहा है, जीवन चक्र पूछा जा रहा है, जीवन चक्र। आप क्या लिखोगे जीवन चक्र में, पहली लाइन, सभी कीटों में, कोई से भी कीट में आपको पूछा है, पहली लाइन आप लिखोगे, यह एक लिंगी कीट है, यह एक लिंगी कीट है, अर्थात इसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। पहली लाइन क्या होगी, यह एक लिंगी कीट है, अर्थात इसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। फिर दूसरी लाइन क्या होगी, दूसरी लाइन होगी, इस कीट में जनन लैंगिक विधि के द्वारा होता है, जनन लैंगिक विधि के द्वारा होता है। दूसरी लाइन क्या होगी, इस कीट में जनन लैंगिक विधि के द्वारा होता है। तीसरी लाइन क्या होगी, तीसरी लाइन आएगी कायांतरण, ये काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, कायांतरण। अब कायांतरण का मतलब क्या हुआ, कायांतरण का मतलब होता है इसके जीवन चक्र में कितनी अवस्थाएं होती हैं। कई कीट तो ऐसे हैं जिनके जीवन चक्र में 3 अवस्थाएं होती हैं, कई कीट ऐसे हैं जिनके जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं होती हैं। जिनके जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं होंगी उनमें तो क्या पाया जाएगा, पूर्ण कायांतरण। जिनके जीवन चक्र में 3 अवस्थाएं होंगी उनमें क्या पाया जाएगा, अपूर्ण कायांतरण। मैंने अभी आपको बताया, जिन कीटों की हानिकारक अवस्था शिशु एवं वयस्क होती है उन कीटों में अपूर्ण कायांतरण पाया जाता है, जिनकी हानिकारक अवस्था सुंडी, लट या लार्वा होती है उनमें पूर्ण कायांतरण पाया जाता है। तो जिनमें पूर्ण कायांतरण पाया जाएगा उनमें क्या लिखोगे आप, इस कीट में पूर्ण कायांतरण पाया जाता है, अर्थात इसके जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं होती हैं, अंडा, प्यूपा, लार्वा और वयस्क। ठीक है, इस तरह से आप लिख दोगे। जिनमें अपूर्ण कायांतरण पाया जाएगा उसमें क्या लिखोगे, इस कीट के जीवन चक्र में 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं, अंडा, निम्फ और वयस्क। फिर अगला पॉइंट कहां से लिखोगे, अगला पॉइंट हमारा रहेगा अंडे से। तीसरे चौथे पॉइंट पर क्या लिखेंगे, अंडा। पहले हम लिखेंगे यह कीट कब अंडे देता है, तो कब अंडे देगा मैं आपको बता दूं। ज्यादातर कीट जो खरीफ के कीट है वो अंडे कब देते हैं, वो अंडे देते हैं मानसून में, मानसून के बाद। खरीफ के कीट कब अंडे देते हैं, मानसून के बाद में अंडे देते हैं। जितने भी खरीफ के कीट होंगे वो अंडे कब देंगे, मानसून के बाद में अंडे देंगे। जितने भी रबी के कीट होंगे वो अंडे कब देंगे, वो अंडे देंगे अपने वर्षा वो सर्दियों में। तो आप लोग समझ सकते हो, जितने भी खरीफ के कीट हैं मानसून के बाद अंडे देते हैं, जितने भी रबी के कीट हैं वो कब देंगे, वो शरद ऋतु में अंडे देते हैं। तो मान लो हमने लिख लिया कि अंडा मानसून के बाद में। फिर आपको लिखना है अंडे का स्थान, कि कीट कहां पर अंडे देता है, अंडे का स्थान। मैं आपको बता दूं अंडे के स्थान में आप कैसे लिखोगे। जैसे मान लो एक तो कौन सा कीट आपका दीमक है, एक आपका कौन सा है, सफेद लट है, सफेद लट। दीमक और सफेद लट दोनों अंडे कहां देते हैं, एक टिड्डा, एक टिड्डा। तीनों कीट अंडे कहां देंगे, तीनों कीट अंडे देते हैं मृदा में। ध्यान रखना ये चीज इंपोर्टेंट है, दीमक, सफेद लट और टिड्डा अंडे कहां देंगे, मृदा में देंगे। उसके बाद अगर मैं कातरा की बात करूं, कातरा है, मोइला है, कातरा हो गया, मोइला हो गया। नेक्स्ट मान लो मैं अगर बात करूं तना छेदक हो गया, तना छेदक। नेक्स्ट में अगर बात करूं फली छेदक हो गया। ये अपने अंडे कहां देते हैं, पादप के वानस्पतिक भागों पर। कहां देंगे, पादप के वानस्पतिक भागों पर। अगर मैं बात करूं किसकी, खपरा बीटल की, खपरा बीटल, तो खपरा बीटल अपने अंडे कहां देता है, वो अनाज पर देता है, अनाज पर, क्योंकि ये अनाज को भंडारण में हानि पहुंचाता है। फल मक्खी कहां अंडे देती है, ध्यान रखना, फल मक्खी अंडे देती है फल के अंदर, फल के अंदर। अगर मैं बात करूं अगला, तितली अंडे कहां देती है, तो तितली अंडे कहां देगी, कक्षस्थ कलिका पर। ये कहां पर अंडे देती है, कक्षस्थ कलिका पर अंडे देती है। आपसे 1 नंबर का प्रश्न अलग से भी पूछा जाता है,
कि दीमक अपने अंडे कहाँ देती है, कातरा अपने अंडे कहाँ देता है, खपरा बीटल अपने अंडे कहाँ देता है, फलमक्खी अपने अंडे कहाँ देती है। एक हम जीवन चक्र में भी लिखते हैं अंडा। जैसे मान लो अगर दीमक का जीवन चक्र लिख रहे हैं तो फिर हम क्या लिखेंगे, यह कीट अपने अंडे मृदा में देता है, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो आपको अंडे का क्या लिखना होता है, स्थान लिखना होता है। नेक्स्ट फिर हम क्या लिखते हैं, चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट फिर क्या लिखेंगे, अंडा दे दिया मान लो, फिर हम लिखेंगे अंडे की संख्या। अगर किसी कीट में अंडे की संख्या आपको याद है तो फिर क्या लिखोगे, आप अंडे की संख्या लिखोगे। संख्या मैंने ये लिख रखी है, कातरा 1500, सफेद रट 50 से 60, ये संख्या है। अंडे की संख्या लिखेंगे। संख्या लिखने के बाद हम क्या लिखते हैं, अंडे का ऊष्मायन काल। क्या लिखते हैं, ऊष्मायन काल लिखते हैं। ऊष्मायन काल आप यहां से याद कर सकते हो, मैंने ये ऊष्मायन काल दे रखा है, अलग अलग कीटों में अलग अलग दिन का होता है, तो अगला क्या लिखा जाता है, ऊष्मायन काल लिखा जाता है। फिर इसके बाद हम क्या लिखते हैं, इसके बाद हम लिखते हैं त्वचा निर्मोचन। त्वचा निर्मोचन। और मैं आपको एक इंपोर्टेंट चीज बता दूं, जितने भी कीट हैं आपके इस चैप्टर में, सभी कीटों में त्वचा निर्मोचन कितनी बार होता है, 5 से 6 बार होता है। तो सभी कीटों में त्वचा निर्मोचन में आप क्या लिखोगे, आप एक ही लाइन लिखोगे कि इस कीट में 5 से 6 बार त्वचा निर्मोचन होता है। उसके बाद क्या लिखोगे, त्वचा निर्मोचन के बाद, त्वचा निर्मोचन के बाद आप लिखोगे सीधा सीधा इसकी पीढ़ियां, कि इसकी एक वर्ष में कितनी पीढ़ियां प्राप्त होती हैं, एक वर्ष में कितनी पीढ़ी प्राप्त होती हैं, और आपका जीवन चक्र क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। फिर इसके नीचे आपको एक चित्र बनाना पड़ेगा। अगर इसमें पूर्ण कयांतरण है तो 4 अवस्थाओं वाला चित्र बनाएंगे, अगर इसमें अपूर्ण कयांतरण है तो 3 अवस्थाओं वाला चित्र बनाओगे। अब हम बनाते कैसे हैं ये थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले मैं एक एग्जाम्पल बता दूं आपको किसी भी कीट का। जैसे मान लो हमने इनमें से कोई भी एक ले लिया, मान लो हम किसका जीवन काल पढ़ रहे हैं, सफेद लट का। हम सफेद लट का जीवन चक्र पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमें क्या लिखना है, सफेद लट का जीवन चक्र लिखना है। अब लिखना सीख लो कैसे लिखना है। पहली लाइन तो हमारी सभी में कॉमन हो गई, यह कैसा कीट है, यह एक लिंगी कीट है। दूसरी लाइन भी हमारी कॉमन है सभी में, इसमें जनन किसके द्वारा होता है, जनन लैंगिक विधि के द्वारा होता है। तीसरी लाइन हमारी क्या है, कायांतरण। मैंने आपको बताया सफेद लट की कौन सी अवस्था हानिकारक होती है, सुंडी या लट, तो कायांतरण कौन सा होगा, पूर्ण। कायांतरण पूर्ण पाया जाता है, अर्थात इसके जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं होती हैं, अंडा, अंडा के बाद लट, लट के बाद लार्वा, लार्वा के बाद प्यूपा और वयस्क, 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं। इसके बाद फिर क्या लिखोगे, अंडा, ठीक है। अब अंडा ये कब देता है, दीमक ये मानसून में देता है, क्योंकि खरीफ का कीट है तो अंडा कब देगा, मानसून के बाद देगा। ये अंडा कहाँ देता है, अंडा कहाँ देगा, ये मिट्टी में। अंडे कहाँ देता है, ये मिट्टी में देता है। इसकी मादा कितने अंडे देती है, तो एक मादा 50 से 60 अंडे देती है। एक मादा कितने अंडे देगी, 50 से लेकर के 60 अंडे देती है। अंडों का ऊष्मायन काल कितना होता है, ऊष्मायन तो कितना होगा, 7 से लेकर के 13 दिन का होता है। अंडों में त्वचा निर्मोचन कितनी बार होगा, इसके बाद त्वचा निर्मोचन, जीभ में त्वचा निर्मोचन 5 से 6 बार। मैंने आपको कॉमन कराया है सभी में, सभी में आपको कॉमन लिखना है, तो 5 से 6 बार क्या होगा, इसमें त्वचा निर्मोचन होगा। इसके बाद फिर आपको क्या लिखना है, इसकी पीढ़ियां कितनी प्राप्त होती है एक वर्ष में। अगर मैं एक वर्ष में पीढ़ियों की बात करूं तो कितनी प्राप्त होंगी, इसकी एक वर्ष में एक पीढ़ी प्राप्त होती है। ये आपका क्या हो गया, इसका जीवन चक्र हो गया। किसी भी कीट का जीवन चक्र आप इस तरीके से लिख सकते हो। जैसे मैंने ये पॉइंट तो सभी में कॉमन बताए, 1 2 3 पॉइंट सभी में कॉमन है। उसके बाद अंडे में आपको देख करके लिखना है कौन सी ऋतु में देता है। अगर खरीफ का कीट है तो कब देगा, मानसून में देगा। अगर रबी का कीट है तो कब देगा, अक्टूबर नवंबर में देगा, ठीक है। अंडा हो गया। फिर अंडा कहाँ देता है, तो मैंने अभी आपको बताया था कीट कहाँ कहाँ अंडे देते हैं, ये मिट्टी में अंडे देता है। एक मादा कितने अंडे देती है, सफेद लट की एक मादा 50 से 60 अंडे देती है। अंडों का ऊष्मायन कितना होता है, तो सफेद लट का ऊष्मायन कितना होगा, 7 से 13 दिन, तो मैंने लिख दिया ऊष्मायन 7 से 13 दिन होता है। त्वचा निर्मोचन सभी कीटों में कितनी बार होता है, सभी कीटों में त्वचा निर्मोचन आपका होगा 5 से लेकर के 6 बार। तो क्या हो गया, 5 से 6 बार इसमें त्वचा निर्मोचन हो गया। एक वर्ष में पीढ़ियां कितनी प्राप्त होती है, तो इसकी एक वर्ष में एक पीढ़ी प्राप्त होती है। इस कीट की एक वर्ष में कितनी पीढ़ी प्राप्त होंगी, एक वर्ष में एक पीढ़ी प्राप्त होती है। और एक्स्ट्रा जानकारी आपको पता हो तो लिख सकते हो, वरना कोई भी जरूरत नहीं है। आपका जीवन चक्र क्या हो गया, पूरा हो गया। एक आपको जीवन चक्र में नीचे चित्र बनाना होता है। अब चित्र कैसे बनाओगे, इसमें कौन सा कयांतरण है, पूर्ण कयांतरण है।
तो पूर्ण कायांतरण में कैसा चित्र बनाते हैं समझ लो एक बार। पूर्ण कायांतरण में आपको 4 अवस्थाओं वाला चित्र बनाना है। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले मान लो ये चित्र बनाया मैंने, क्या हो गया ये अंडा, ये तो क्या हो गया अंडा। अंडे से क्या बनेगी गिडार, जिसको हम बोलेंगे लार्वा, यानी मैंने क्या बना दी, मैंने एक गिडार बना दी। ये क्या हो गया, ये हो गया लार्वा, या हम इसको क्या बोलेंगे लट, लार्वा या लट। फिर क्या बनेगा, एक छोटा पक्षी बनेगा, क्या बनेगा, फिर बनेगा एक छोटा पक्षी, एक छोटा पक्षी बना। इसको मैंने क्या कहा, इसको मैंने कहा प्यूपा। प्यूपा से क्या बनेगा, एक बड़ा पक्षी बनेगा। प्यूपा से क्या बना, बड़ा पक्षी। बड़े पक्षी को मैंने क्या कह दिया, वयस्क कह दिया। ये आपका क्या हो गया, चित्र हो गया डायरेक्टली। ये क्या हो गया, जीवन चक्र का चित्र हो गया। नीचे लिख दोगे चित्र। अब कौन सा कीट हमसे पूछा गया था, सफेद लट। चित्र क्या है, सफेद लट का जीवन चक्र, जीवन चक्र। तो ये क्या हो गया, आपका कीट का जीवन चक्र पूरा हो गया। अगर किसी कीट में अपूर्ण कायांतरण पाया जाता है तो वहां ये अवस्था आपको नहीं बनानी है, ये वाली। बाकी तीनों चित्र आपको बनाने, अंडा, अंडा के बाद निम्फ, निम्फ के बाद क्या हो जाएगा, वयस्क हो जाएगा। अगर अपूर्ण कायांतरण, पूर्ण कायांतरण है किसी कीट में तो आपको पूरी ये वाली अवस्था बनानी है। ये हमारा जीवन चक्र भी हो गया फिनिश। नेक्स्ट पॉइंट आता है कीट नियंत्रण। तो कीट नियंत्रण हम जब चौथा चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें हमने बहुत सारी कीट नियंत्रण की विधियां पढ़ी हैं, जहां से हम आसानी से किसी भी कीट में कीट नियंत्रण को लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स ये चैप्टर हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। 40 मिनट की क्लास है, 40 मिनट की क्लास में पूरा चैप्टर आपका फिनिश है। आप एक दो बार वीडियो को देख लोगे तो आपको पूरी किताब पढ़ने की, कोई भी नोट्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, उसके बाद शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।